ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की जिसने इंसानियत की हदों को ठंड और अंधेरे में दफन कर दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर एक्सप्लेन चैनल पर। द टेरर सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे कैप्टन फ्रैंकलिन ने अपनी टीम को बचाने के लिए उस रहस्यमयी बर्फीले दानव तुनबाक का सामना किया, लेकिन उस जंग का नतीजा बना मौत और सन्नाटा। फ्रैंकलिन अब नहीं रहे और उनके साथ ही इस यात्रा की आखिरी उम्मीद भी ठंडी बर्फ में जम चुकी है। और अब कहानी का भार क्रोजियर के कंधों पर आ चुका है। एक कप्तान जो अपने जहाज से ज्यादा अपने डर से जूझ रहा है। अभी तक सीरीज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, ताकि आप इस ठंडी अंधेरी कहानी को पूरे एहसास के साथ समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। लेडी जेन, कैप्टन जॉन फ्रैंकलिन की पत्नी, और सोफिया, उनकी भतीजी, ने अब तक हार नहीं मानी है। वो अधिकारियों से गुहार लगाती हैं कि फ्रैंकलिन और बाकी लोगों को खोजने के लिए एक खोज दल भेजा जाए। लेडी जेन जानती हैं कि उनके पति इस मिशन के लिए पूर्ण नहीं हैं, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि इतने महीनों तक कोई संदेश न आना मौत की निशानी हो सकता है। वो अपने दर्द को समझाने के लिए एक डरावना उदाहरण देती हैं। अगर मैंने बिना कोट और जूते के बर्फ में खड़े होकर कुछ मिनट भी नहीं झेले, तो सोचिए वो लोग वहां महीनों से क्या झेल रहे होंगे। लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस वक्त अगर साम्राज्य ने मान लिया कि उसका कप्तान और उसकी टीम असफल हो चुके हैं, तो ये हार सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि ब्रिटिश गर्व की मानी जाएगी। फिर भी जेन हार नहीं मानती। वो कहती हैं, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम अपने संसाधनों से खोज दल तैयार करेंगे। मैं महसूस कर सकती हूं कि फ्रैंकलिन को हमारी जरूरत है। और इसी उम्मीद के साथ कहानी फिर लौटती है उस जगह जहां मौत, बर्फ और अंधकार एक जैसे दिखने लगे हैं। एचएमएस एरेबस और एचएमएस टेरर पर हालात और भी बिगड़ चुके हैं। टेरर अब बर्फ में पूरी तरह जकड़ चुका है, डिब्बा बंद खाना सड़ने लगा है और माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। क्रोजियर शराब और पछतावे में डूबा हुआ है। गुडसर अब भी पुराने कैंप से मिली तस्वीरों और टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। वो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीव कैसे इंसान का शरीर आधा फाड़ देता है। जहाज पर थोड़ी बहुत राहत के लिए रखी गई एक जन्मदिन पार्टी अचानक तब खत्म हो जाती है जब क्रू के एक सदस्य की खोपड़ी तुनबाक फाड़ देता है, इतनी बेरहमी से कि उसका दिमाग खुला रह जाता है, धड़कता हुआ, कांपता हुआ, मानो वो चीज अब इंसानों के शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा में भी जगह बना रही है। फ्रांसिस क्रोजियर एक लड़के इवांस को लेकर बर्फ पर निकलते हैं। इवांस हल्का सा हकलाता है, डरपोक है और बर्फीले तूफान के बीच में बस एक बच्चा लगता है। क्रोजियर को कुछ दूरी पर एक शव मिलता है। वह पलटकर एवंस के पास जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा जिस्म गायब हो जाता है। तुनबाक एवंस को झपट ले गया। वो इस साल का आखिरी सूरज देखते हैं, लेकिन ये नजारा किसी शांति का नहीं, बल्कि शापित सन्नाटे का प्रतीक है। इस एपिसोड में कैमरा खुद क्रोजियर की हालत दिखाता है। वो लगभग हमेशा नशे में धुत रहता है, जैसे वो अब हकीकत और पागलपन के बीच झूल रहा हो। वो सोफिया की यादों में खोया है, उसकी मोहब्बत जो उसे कभी नहीं मिली। और सामने है वो दानव जो इंसानी समझ से परे है। इसी बीच क्रू के दो हिस्से में बंटने की शुरुआत होती है। हिकी और उसके साथियों को पहरेदारी के दौरान जहाज पर दो अधमरे शरीर मिलते हैं। डॉक्टर स्टैनली अध्ययन करने पर बताते हैं कि एक इंसान के ऊपरी हिस्से को दूसरे इंसान के निचले हिस्से से जोड़ा गया है। मतलब अब यह साफ है, ये किसी भालू का काम नहीं है। यह जो भी कर रहा है वो उनकी सोच से कई ज्यादा खतरनाक है। हिकी और उसके दो साथी अब इनुइट लड़की को पकड़ लाते हैं, जिसे लेडी साइलेंस कहकर बुलाया जाता है। उन्हें लगता है यही उस राक्षस को नियंत्रित कर रही है, लेकिन क्रोजियर उसे रोकता है।
वो हिकी को 30 कोड़े मारने की सजा देता है, एक छोटे लड़के की तरह। मतलब पीठ पर नहीं, नंगे शरीर पर 30 कोड़े। हर वार के साथ खून की गिरती हर बूंद क्रू का क्रोजियर पर से भरोसा तोड़ रही है। जब हिक्की दर्द से कराहता हुआ अपने बिस्तर पर लौटता है तो वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है, एक तंबाकू की पुड़िया। यानी अब ये जंग सिर्फ जहाज और बर्फ से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के बीच से शुरू हो चुकी है। उधर लेडी साइलेंस को अब इरेबस पर रखा गया है। डॉक्टर गुडसिर उसकी देखभाल करने आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी भाषा समझ नहीं पाती। वो उसे खाना देते हैं और कहते हैं, माफ करना, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे लोग इस तरह कैसे बदल गए हैं। उनकी ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि अब इस जहाज पर इंसान खुद एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या तुनबाक सिर्फ एक जानवर है या कुछ और ज्यादा भयावह? क्या वो इनुइट लड़की सचमुच उसको नियंत्रित करती है? और क्रोजियर, क्या वो अपने ही जहाज के लोगों पर काबू रख पाएगा? जानिए इन सवालों के जवाब द टेरर सीजन 1 के अगले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ पिक्चर एक्सप्लेन चैनल पर।